हेलो एवरीवन, और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड का नेक्स्ट पार्ट। और आज से साउंड का प्रॉब्लम खत्म। साउंड का प्रॉब्लम खत्म इसलिए कि मैंने बोया का माइक ले लिया है और मुझे लगता है कि अब पहले से बेहतर साउंड क्वालिटी आ रही होगी, क्योंकि हर बार बच्चे बार बार बोलते थे कि सर ये साउंड का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है सर। लेकिन अब मुझे लगता है कि इस माइक के यूज़ के साथ, बोया के माइक के यूज़ के साथ आपके अब साउंड का शिकायत नहीं आ सकता है। देख लीजिएगा, अगर फिर भी साउंड का प्रॉब्लम होगा तो बोलिएगा, मैं दोबारा कोशिश करूंगा अपने सेटिंग को चेंज कर करके कैसे माइक को काम कराया जा सकता है बेहतर तरीके से, क्योंकि बोया का माइक ऐसे भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है। क्योंकि देखिए, मुझे प्रॉब्लम ये था कि मैं ऑनलाइन क्लास भी लेता हूँ और ऑनलाइन क्लास की वजह से मेरे स्टूडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं और मुझे प्रॉब्लम हो रहा था ऑनलाइन क्लास में साउंड का, जिसकी वजह से मुझे ये बोया का माइक Amazon से ऑर्डर करवाना पड़ा। और उसके बाद मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि बच्चों ने बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है और ऑनलाइन क्लास में बच्चों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इस तरह से मैंने बैचेस भी डिवाइड करने दिए, खास करके 10 के बच्चे बहुत ज़्यादा रैपिडली है ना मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। तो दो बैचेस वगैरह बन चुके हैं और ऑनलाइन क्लास मेरा चालू है और ऑफलाइन क्लास भी रेगुलर जो होता है वो भी मैंने चालू कर दिया है। अगर जिन बच्चों को दोनों में से किसी भी क्लास में इंटरेस्ट होगा तो वो मुझे कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9334697300। अगर ऑनलाइन क्लास के लिए चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, दोनों है। ठीक है, तो 9334697300 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर दोनों के रूप में यूज़ किया जाता है। आप चाहे तो मुझसे इस पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, अगर ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों में से किसी भी तरह के क्लासेस में अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो। ठीक है, खैर माइक का प्रॉब्लम खत्म हो गया और भी बहुत चीज़ें अब हम यूज़ करने वाले हैं। जैसे अभी हम लैपटॉप भी यूज़ करेंगे बहुत ही जल्दी, ताकि मेरे स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से काम कर सके और उनको इसका फ़ायदा मिल सके, बेनिफिट मिल सके। ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस ये तो हैं ही मज़ेदार, और हमारा यूट्यूब वीडियो भी तो अच्छा है, इसमें भी तो बच्चों को सीखने के लिए मिलता है। चलिए, तो आज हम ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे, छोटा वीडियो करेंगे, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा मुझे इंटरनेट का डिमांड हो गया है। ऑनलाइन क्लासेस की वजह से इंटरनेट बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, तो उसमें भी बहुत सारा इंटरनेट कंज्यूम करता है। 4-4 GB 3-3 GB एक दिन में मेरा खत्म हो जाता है। खैर चलिए, हम देखते हैं, और ये डाउनलोड करेंगे, ये अपलोड करेंगे तो उसमें अलग जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं है, तो इसलिए हम वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखेंगे ताकि हमारा भी काम हो सके। ठीक है, देखते हैं, जरा सा हम आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अभी आज हम पिछले टॉपिक को हम कंटिन्यू करना चाहेंगे। ठीक है, पिछले टॉपिक में हमने आपसे बात किया था इंडियन ट्रेड, कॉलोनियलिज्म एंड द ग्लोबल सिस्टम। हमने इसी के बारे में बात किया था कि इंडियन ट्रेड, कॉलोनियलिज्म एंड ग्लोबल सिस्टम के बारे में हमने बात किया था। ठीक है, तो हमने आपसे ये बोला था कि 15th सेंचुरी, ठीक है, 15th सेंचुरी में मतलब हिस्टोरिकली ये है कि भाई इंडिया वॉज एक्सपोर्टिंग, मतलब इंडिया एक्सपोर्टेड गुड्स टू यूरोपियन कंट्रीज। ठीक है, मतलब ब्रिटेन भी उसमें है। ठीक है, तो एक्सपोर्ट करता था तो बहुत अच्छी बात थी, एक्सपोर्ट था, डिमांड भी था अच्छा खासा इन चीजों का। ठीक है, इंडिया से बहुत बढ़िया। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि इंडस्ट्रियलाइजेशन टुक प्लेस, और आपको पता है सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन कहां हुआ था, आप सभी को पता है, यू कैन वेल नो दिस। ओके, सो इंडस्ट्रियलाइजेशन फर्स्ट टाइम टुक प्लेस इन इंग्लैंड, और इंग्लैंड में विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, विद द अराइवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, देयर बिकेम, है ना, देयर बिकेम द स्टार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, है ना, द स्टार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टुक प्लेस देयर इन द कंट्री। ठीक है, वहां स्टार्ट हो गया, और वहां क्या हुआ कि अर्लियर पीपल यूज्ड टू इंपोर्ट कॉटन फ्रॉम इंडिया, कॉटन टेक्सटाइल फ्रॉम इंडिया। ठीक है, लेकिन विद द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज देयर इन द कंट्री इटसेल्फ, मतलब ब्रिटेन में खुद ही क्या हुआ कि डेवलप हो गया, इंडस्ट्रीज डेवलप हो गई। अब जब वहां इंडस्ट्री हो गई डेवलप तो क्या कहने हैं, अब वहां जब इंडस्ट्री हो गई डेवलप तो क्या हुआ कि वहां भी कॉटन लोगों ने मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया। अब कॉटन उपजा करके कॉटन टेक्सटाइल बनाना, तो वो कॉटन टेक्सटाइल बनाते और कॉटन आराम से कॉटन टेक्सटाइल बना करके बेचते, बट देयर कॉटन टेक्सटाइल वर नॉट, है ना, देयर कॉटन टेक्सटाइल वॉज नॉट सो गुड, उनका कॉटन टेक्सटाइल उतना बढ़िया नहीं था एज कंपेयर टू इंडियन कॉटन टेक्सटाइल।
इंडियन कॉटन टेक्सटाइल हैड अ फाइनर क्वालिटी, बेहतरीन क्वालिटी का नमूना। जाहिर सी बात है इंडिया की मिट्टी में बहुत दम है और ये इतनी अच्छी कॉटन का प्रोडक्शन करती है ना जिसका कहना ही नहीं है। बहुत ही बढ़िया बेहतरीन क्वालिटी कॉटन का था वहां पर इंडिया में। तो भाई वहां के कॉटन अच्छे तो कॉटन टेक्सटाइल भी अच्छे बनेंगे। यहां का कॉटन, इंग्लैंड का कॉटन उतना बढ़िया नहीं था। जैसे आज हमारे यहां होता है ना, आप देखिएगा कि चाइना हमारे यहां टॉयज लाता है, बेचता है और वापस अपने कंट्री चला जाता है। हम यहां बैठ के झाल बजा रहे हैं। हम अपने टॉयज अपने देश में नहीं बेच पाते हैं क्योंकि उनकी क्वालिटी बेहतर होती है, दाम कम, चलने में भी दम, तो वो ज्यादा लंबा चल जाता है। जबकि हमारे यहाँ टॉयज रखे जाते हैं। वैसे ही हमारा कॉटन का है, हमारी कॉटन का मुकाबला पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं कर सकता है। तो हमारी कॉटन बेहतरीन फाइनर क्वालिटी की थी, तो हमारा कॉटन टेक्सटाइल was always on demand in Britain. So British manufacturers had problem. Their business was not running properly so fast as compared to Indian business because the textile was of fine quality. So Indian businessmen, they sold their textile in our country, in Great Britain easily because they were of finer quality. So they sold it, they went back after selling it. आए, बेचे, चले गए और ब्रिटेन यहां झक मारता रह गया। तो ब्रिटेन जब झक मारता रह गया तो ब्रिटेन को भी कुछ करना पड़ेगा। तो ब्रिटिशर्स इंडस्ट्रियलिस्ट ने कंसल्ट किया, किससे? गवर्नमेंट से। सो ब्रिटिशर्स इंडस्ट्रियलिस्ट कंसल्टेड द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से कंसल्ट किया और बोला कि भाई ऐसे में तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। दे रिक्वेस्टेड द गवर्नमेंट टू हेल्प देम टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक बिजनेस, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। फॉर दैट पर्पस the government took up the initiative, took up some steps and introduced tariff. Tariff जानते हैं? TARIFF, tariff। तो tariff का मतलब होता है कि ये taxes imposed on the border, ठीक है? Taxes imposed on export और import, import या export पे taxes के लगने को हम लोग बोलते हैं tariff, ठीक है? कस्टम ड्यूटी भी तो टर्म यूज करते हैं ना, जो सीमा शुल्क, बॉर्डर पे जो टैक्सेस लगते हैं। तो यही किया उन्होंने, टैक्सेस वर इम्पोज्ड, मींस टैरिफ वाज इम्पोज्ड, ह्यूज टैरिफ, बिग टैक्सेस, बड़ा सा टैक्स लगा दिया। जैसे मान लीजिए आपके 100 रुपए का गुड्स है, लगा दिया टैक्स, 100 रुपए और लगेगा टैक्स, तो आपका कितने का हो गया? 200 रुपए का गुड्स हो गया। अब आपका जब 200 रुपए का गुड्स हो गया तो आप गुड्स कहां से सेल कर पाइएगा? आपका गुड्स बहुत महंगा पड़ गया, तो आप क्या कर पाइएगा? आपके गुड्स का डिमांड अब नहीं रहेगा क्योंकि अब 200 से ऊपर में ना बेचिएगा। 200 से तो आपकी लागत हो गई, पहले ये नहीं था, इसीलिए बेच करके चले जाते थे। तो ये प्रॉब्लम हो गया इंडिया के साथ। सो इंडियन टेक्सटाइल्स वर नो लॉन्गर ऑन डिमांड इन ग्रेट ब्रिटेन। तो ग्रेट ब्रिटेन में इंडियन टेक्सटाइल अब डिमांड में नहीं थे। ये एक हमेशा प्रॉब्लम रहा। दिस वॉज अ बिग प्रॉब्लम। सो द डिमांड फॉर द इंडियन कॉटन टेक्सटाइल केम डाउन। यही नहीं, जो भी फिनिश गुड्स थे सबका डिमांड नीचे चला आया। आपको याद होगा क्यों? क्योंकि अगर उनका मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इंडिया का जो है, जो भी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स अगर विदेश में बिकता रहा या ब्रिटेन में बिकता रहा तो फिर इनका गुड्स कौन खरीदेगा? दैट वाज अ बिग प्रॉब्लम। ये बहुत ही बड़ी समस्या थी। अब इस समस्या का हल ढूंढने की बारी थी। तो इस समस्या को कैसे हटाएं, आखिरकार कैसे इस समस्या को हम लोग खत्म करें? तो इस समस्या को खत्म करने के लिए कोई उपाय नहीं था इंडिया के पास। ब्रिटेन अपना काम कर रहा था। सो इंडियन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स were out of the market. Why? Because of the heavy taxes imposed and because of the heavy tariff imposed by Great Britain. तो ब्रिटेन के गुड्स का डिमांड नीचे भाग गया, कम हो गया। अब उनका गुड्स नहीं रहा डिमांड में। ये एक बहुत बड़ी समस्या हो गई। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है? तो इंडियन कॉटन का डिमांड कम हो गया। यही नहीं, बहुत सारे फिनिश्ड गुड्स का भी डिमांड कम हो गया। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि बाय द टाइम ऑफ 1800 द एक्सपोर्ट फेल अप टू 30%। 1800 तक 30% पे आ गया एक्सपोर्ट एंड बाय द टाइम ऑफ 1815 इट केम अप टू 15%। तो
ये 1800 तक 30% और 1815 तक 15% पे आ गया। यही नहीं, इससे भी खराब स्थिति हुई बाय द टाइम ऑफ 1870s इट केम अप टू लेस देन 5%। ये 5% से भी कम आ गया इसका स्थिति। सोच लीजिए कितना गंदा स्थिति आ गया, आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। तो सब लोग बोलेंगे सर तो इसका मतलब एक्सपोर्ट घटता चला गया इंडिया का। बेटा एक्सपोर्ट तो घटा, लेकिन फिगर्स टेल्स द ड्रामेटिक चेंज विच टुक प्लेस। नाटकीय परिवर्तन हुए। ड्रामेटिक चेंज कैसे हुए देखिए, एक्सपोर्ट सभी चीजों का नहीं घटा, रॉ मटेरियल का कहां घटा, इट इंक्रीज्ड रैपिडली, तेजी से बढ़ा ये। रॉ मटेरियल्स लाइक कॉटन, नॉट कॉटन टेक्सटाइल, कॉटन का बात करें, कॉटन टेक्सटाइल का नहीं। द एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन मीन्स रॉ मटेरियल, कॉटन का डिमांड बढ़ गया, टेक्सटाइल का नहीं, टेक्सटाइल का घटा। अब कॉटन भेजिए, टेक्सटाइल हम बनाएंगे, अंग्रेजों ने कहा, और हम उसको बेचेंगे। आप कॉटन टेक्सटाइल बेचिएगा तो यू विल हैव टू पे अ हेवी टैक्सेस, एंड ऑन रॉ मटेरियल देयर वाज नो टैरिफ इम्पोज्ड ऑन इट। तो रॉ मटेरियल्स के ऊपर नहीं था टैक्सेस, तो दे वर सोल्ड, दे वर ऑन डिमांड, है ना। एंड दैट इज व्हाई द एक्सपोर्ट इंक्रीज्ड, द एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स इंक्रीज्ड in between the time period of 1812 to 1871, 1812 से 1871, मतलब between the time period of 1812 to 1871 the export increased from 5% to 35%। सोच लीजिए एक्सपोर्ट कितना तेजी से बढ़ गया, 5% से 35% हो गया। सोचिए हाउ रैपिडली द एक्सपोर्ट इंक्रीज्ड। तो एक्सपोर्ट बहुत तेजी से बढ़ा, इट इंक्रीज फ्रॉम 5% टू 35%। बहुत तेजी से एक्सपोर्ट बढ़ गया, किसका, रॉ मटेरियल का। फिनिश गुड्स का तो घट गया, हमने बताया ना 1800 में 30%, 1815 में आपका 15%, और बाय द टाइम ऑफ 1870s में बिलो 5%। इधर दूसरी तरफ रॉ मटेरियल का बढ़ा, कॉटन का 5% से 35% बढ़ गया, हो गया 1812 से 1871 तक का। सोचिए कितना तेजी से बढ़ा रॉ मटेरियल का। यही नहीं, ओपियम, इंडिगो, ये सब भी रॉ मटेरियल हम लोग एक्सपोर्ट करते थे। वी ऑल्सो एक्सपोर्टेड ओपियम, है ना, हम लोग ओपियम भेजते थे, इंडिगो भेजते थे हम लोग। ओपियम की भी लंबी कहानी है। ओपियम वाले केस में क्या होता था ना कि रॉ मटेरियल्स जैसे है आपका, रॉ मटेरियल्स है जैसे आपका ओपियम, ओपियम मतलब अफीम होता है, अफीम नशा वाला चीज है, ठीक है ना। ये बहुत मना होता है, बहुत सारे देशों ने बैन कर रखा है, चाइना ने भी बैन कर रखा था। चाइना अपने यहाँ अफीम नहीं बिकने देता। ओपियम, OPIUM, ओपियम अफीम, अफीम बहुत ज्यादा नशा वाला चीज है, इंटॉक्सिकेटेड स्टफ है। इंटॉक्सिकेटेड मतलब नशा वाला। तो ये बहुत मुश्किल, ये चाइना ने बैन कर रखा था, और इसको सिर्फ दवाई में यूज होता है, जैसे सर्दी खांसी का दवाई होता है ना, नींद के लिए अल्कोहल वगैरह उसमें होता है, तो ये उसी के लिए यूज होता था, ठीक है ना। तो ओपियम का जो डिमांड था, यहां पर ओपियम का जो डिमांड था चाइना में बहुत ज्यादा था, और वहां बहुत ज्यादा ओपियम पीपी के लोग बर्बाद हो रहे थे। तो चाइनीज गवर्नमेंट हैड बैंड इट, इसके ऊपर बंदिशें लगा रखी थी, ठीक है, बैन किया हुआ था। चाइना से इंपोर्ट कराता था टी, कौन भाई, ग्रेट ब्रिटेन। ब्रिटेन इंपोर्टेड टी फ्रॉम चाइना, बट चाइना डिड नॉट बाय एनीथिंग फ्रॉम any other country, especially Great Britain, because China had seen the condition of India, what Britishers had done with India when they had come to do the business with India. इंडिया के साथ व्यापार करने आए और शासन करना शुरू कर दिया। इसी वजह से यहां बिजनेस नहीं कर रहा था चाइना। चाइना ने कहा कि हमें कोई बिजनेस आपसे नहीं करना है, हम आपसे ले नहीं सकते कोई भी गुड्स, हाँ आप खरीदना चाहे हमारे से खरीदिए। तो प्रॉब्लम ब्रिटेन को हुआ, क्योंकि ब्रिटेन हैड टू पे इन इंटरनेशनल करेंसी, दैट वाज कॉल्ड बुलियन, बुलियन सिल्वर कॉइन। तो सिल्वर कॉइन में पेड करना पड़ता था अगर उसको चाय चाहिए था तब चाइना से। उस समय इंडिया में चाय नहीं उपस्थित थी, तो भाई चाय चाइना से खरीदा जाता, ठीक है। ब्रिटिशर्स बॉट टी फ्रॉम चाइना एंड सोल्ड इट इन देयर ओन कंट्री टू अर्न मनी फ्रॉम पीपल, लोकल पीपल। तो ब्रिटिशर्स
लोग बिजनेसमैन लोग चाइना से खरीदे चाय, सरकार खरीदती और जा कर करके बेचती अपने देश में, और वहाँ के लोग खूब पसंद करते चाय, ठंडा जगह है, अच्छा डिमांड था, तो ब्रिटिशर्स लाइक टी अलॉट, सो द डिमांड फॉर टी इंक्रीज, बट द प्रॉब्लम वाज दैट चाइना वाज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट डॉलर, मतलब ब्रिटिशर्स करेंसी पाउंड। तो ब्रिटिशर्स करेंसी पाउंड या स्टर्लिंग में वो तैयार नहीं था कि हम नहीं लेंगे आपके करेंसी में, आई नीड इंटरनेशनल करेंसी, बुलियन, सिल्वर कॉइन। अब सिल्वर कॉइन पिला भाई, अब चाय पिलाने के चक्कर में अंग्रेजों का खजाना खाली होने लगा, इंटरनेशनल करेंसी घटने लगा। तो ब्रिटिशर्स है ना प्लेड द ट्रिक, दे फाउंड द वे हाउ चाइनीज करेंसी कुड बी अचीव्ड, कुड बी गॉट। तो कैसे चाइनीज करेंसी हम ले सकते हैं? तो ब्रिटिशर्स ने पता लगाया, तो पता लगा कि चाइना में पोर्तुगीज लोग कभी एक जमाने में एक्सपोर्ट किया करते थे। क्या एक्सपोर्ट किया करते थे? ओपियम। इन्होंने क्या किया? इंडिया के बंगाल में ओपियम उपजाया और इलीगली स्मगल्ड ओपियम टू चाइना टू गेट चाइनीज करेंसी। बॉर्डर एरिया पे रहते ही है, कुछ लोग जान भी करते हैं। आप लोग बजरंगी भाईजान आपने देखा होगा तो किस तरह से वहां आपने देखा कैसे एक्सपोर्ट कराया जाता था इधर से उधर को गुड्स, होगा याद आपको। तो इस तरह से वो एक्सपोर्ट करा देते थे, किसको भाई? चाइनीज गुड्स को, मतलब ये ओपियम को चाइना से, चाइना में कौन? ब्रिटिशर्स, एंड इन दैट वे दे गॉट चाइनीज करेंसी, और इस तरह से वो चाइनीज करेंसी आराम से ले लेते थे। और एक बार जब चाइनीज करेंसी मिल गई तो दिस चाइनीज करेंसी वाज यूज्ड टू बाय टी फ्रॉम चाइना। सो इन दैट वे दे ट्राई टू सेव देयर इंटरनेशनल करेंसी बुलियन। बुलियन को सेव करने की ये एक कोशिश थी इस तरह से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया के साथ क्या कंडीशन था? इंडिया से बहुत ही ज्यादा एक्सपोर्ट होता था, क्या? रॉ मटेरियल्स। लेकिन फिनिश गुड्स ब्रिटेन से आता था, क्योंकि ब्रिटेन ने ऐसा दिमाग ही लगाया था कि इंडियन बिजनेस डिमोलिश हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, स्पॉइल्ड हो जाएंगे, कोलैप्स हो जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा हैवी टैरिफ था। लेकिन टैरिफ सिर्फ फिनिश गुड्स पे था, रॉ मटेरियल पे नहीं था। ब्रिटिशर्स ने लगाया क्योंकि ब्रिटिशर्स का शासन था, तो उन्होंने अपने हिसाब से यूज किया इसको, ठीक है। तो इस तरह से दे हैड इम्पोज्ड हेवी टैक्सेस, हेवी टैरिफ ऑन द एक्सपोर्ट, ठीक है, ऑन फिनिश गुड्स, एंड दैट इज व्हाई इंडियन बिजनेस कोलैप्स्ड, इंडियन इंडस्ट्रीज कोलैप्स्ड वेरी स्लो। तो ब्रिटिशर्स गुड्स flooded in the Indian market. The Indian market flooded with the Britishers good. Indian market पूरा भरा हुआ Britishers goods से. It means the export of goods of Britishers है ना was more than the import of the goods है ना of India. मतलब whatever the value of the export of Indian goods were less than the value of the exports of Indian goods was less than the value of the exports of Britishers good to India. ठीक है, मतलब the value of the Indian goods far exceeds, बहुत ज्यादा बढ़ जाना है, exceeds का मतलब, ठीक है। तो far exceeds या far more than है ना, far exceeds the import of the Indian goods. This kind of condition was there, and this is called trade surplus. So Britishers had always trade surplus with our country India. अब जरा इसको समझेंगे, what do you mean by trade surplus? एग्जाम में भी पूछता है। तो ब्रिटिशर्स हमेशा इंडिया के साथ ट्रेड सरप्लस रहता था। मतलब ट्रेड सरप्लस अगर टर्म समझ लेंगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा हमको इसको समझने में। तो ट्रेड सरप्लस किसे कहते हैं? देखिएगा, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेड सरप्लस? व्हेन द वैल्यू ऑफ, समझिएगा मेरी बातों को ध्यान से, व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स, व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स है ना फार एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स, द रिजल्टेंट डिफरेंस इज कॉल्ड ट्रेड सरप्लस। मतलब अगर मैंने 500 करोड़ का बिजनेस इंपोर्ट कराया किसी दूसरे कंट्री से, तो मैं उससे 500 करोड़ से ज्यादा का एक्सपोर्ट करूंगा। ब्रिटिशर्स का यह ख्याल था। 700 करोड़ का हम कर दिए एक्सपोर्ट। इंडिया से अगर हम 500 करोड़ का मंगाए ना गुड्स, तो उससे हम 500 करोड़ से ज्यादा 700 करोड़ का हम एक्सीड कर देंगे, माने प्रॉफिट के टर्म में। तो हमारा 200 करोड़ का
नफा हो गया। तो हमेशा, क्योंकि ब्रिटिशर्स का शासन था, उस हिसाब से बना ही देते थे वो। तो हमेशा इंडिया के साथ जब भी होता ब्रिटिशर्स का बिजनेस, ब्रिटिशर्स हैड ट्रेड सरप्लस विद आवर कंट्री इंडिया। तो हमेशा ऑलवेज ब्रिटिशर्स गुड्स, है ना, द वैल्यू ऑफ द ब्रिटिशर्स एक्सपोर्टेड गुड्स, है ना, was more than the British the value of the goods, है ना, exported by the Indian, है ना, इंडिया। तो इंडिया से हमेशा ज्यादा का सामान वो बेचते थे अपने यहाँ से, वहां से जितने का मंगाया उससे ज्यादा ये बेच देते थे, ठीक है ना। एंड दैट इज वाई ब्रिटिशर्स हैड ट्रेड सरप्लस विद आवर कंट्री इंडिया। तो इंडिया के साथ इसीलिए ब्रिटिशर्स का ट्रेड सरप्लस हुआ करता था। उम्मीद करें आप समझ गए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मल्टीलैटरल सेटलमेंट सिस्टम, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीलैटरल सेटलमेंट सिस्टम। मल्टीलैटरल सेटलमेंट सिस्टम किसे बोलते हैं, ठीक है। देखिए, इसमें मल्टीलैटरल सेटलमेंट में क्या होता है कि इट अलाउज वन कंट्री, ये अलाउ करता है एक देश को, इट अलाउज वन कंट्रीज डेफिसिट, it allows one country's deficit with another country to be settled by the surplus, या यूं कहें कि ट्रेड सरप्लस with the third country, ठीक है। दैट इज हाउ मल्टीलैटरल सेटलमेंट सिस्टम वर्क्स। आप नहीं समझे होंगे तो अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए, अगर ब्रिटिशर्स ने बिजनेस किया जापान से, मान लीजिए, और जापान से नुकसान हो गया 200 करोड़ का, अब ये 200 करोड़ का नुकसान कहां से पूरा करेंगे? ट्रेड सरप्लस से। किससे ट्रेड सरप्लस था? इंडिया से था। तो ये क्या करेंगे? इंडिया से 200 करोड़ से ज्यादा हर हाल में कमाएंगे। क्यों? क्योंकि ट्रेड सरप्लस से डिफिसिट मेरा पूरा हो जाएगा दूसरे कंट्री का, दूसरे कंट्री से। इसीलिए बोले कि हाउ डज मल्टीलैटरल सेटलमेंट सिस्टम वर्क? इट अलाउज वन कंट्रीज डेफिसिट, ये अलाउ करता है एक कंट्री के घाटे को, है ना। इट अलाउज वन कंट्रीज डेफिसिट विद अनदर कंट्री, है ना, टू बी सेटल्ड बाई, है ना। ये अलाउ करता है एक कंट्री के डिफिसिट को, डिफिसिट माने घाटा, लॉस, किसके साथ? विद अनदर कंट्री, दूसरे कंट्री के साथ। कैसे? टू बी सेटल्ड बाई इट्स ट्रेड सरप्लस। सेटल होगा, कैसे होगा? ट्रेड सरप्लस के द्वारा। किससे? विद अ थर्ड कंट्री, तीसरे कंट्री के द्वारा। मतलब जापान से अगर 200 करोड़ का हुआ मुझे नुकसान, तो मैं इंडिया से ऐसा ट्रेड सरप्लस करूंगा कि मैं 200 करोड़ या उससे ज्यादा कमा लूं, क्योंकि इंडिया में तो शासन है, आराम से उसको गुड्स हम जितना चाहेंगे उतना बेच पाएंगे। वहां पे ऐसा सिस्टम ही बना देंगे कि मेरा ही गुड्स बिकेगा, 200 करोड़ हम खींच लिए वहां से। तो ये होता था। दैट इज हाउ मल्टीलैटरल सेटलमेंट सिस्टम वर्क्स। ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। इट अलाउज वन कंट्रीज डेफिसिट विद अनदर कंट्री टू बी सेटल्ड बाई इट्स ट्रेड सरप्लस विद अ थर्ड कंट्री, ठीक है। तो ट्रेड सरप्लस जाना और मल्टीलैटरल सेटलमेंट सिस्टम जाना, ठीक है। तो मल्टीलैटरल सेटलमेंट सिस्टम में यही होता था कि घाटे की भरपाई कर लिया, इंडिया से हम इतना कमा लिया कि मुझे नुकसान ना होगा। तो रेमिटेंसेस इसमें टर्म यूज करेंगे, प्राइवेट रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस का मतलब क्या होता है? जरा बोर्ड पर आते हैं और देखते हैं। मनी दैट इज सेंट टू समबडी, रेमिटेंसेस बोलते हैं उस मनी को जो किसी को हम भेजते हैं, किसी को हम बेचते हैं। मनी दैट इज सेंट टू समबडी इन ऑर्डर टू पे फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए किसी को मनी देना, पैसे देना, दैट इज कॉल्ड रेमिटेंसेस। कोई भी पैसा जो किसी को दिया जाए किसी काम के लिए, किसी पर्पस के लिए या किसी बकाये के लिए, तो दैट इज कॉल्ड रेमिटेंसेस। कैपिटल होता है, या यूं कहें कि द एक्ट ऑफ, ठीक है, द एक्ट ऑफ सेंडिंग मनी, यह भी हो सकता है। द एक्ट ऑफ सेंडिंग मनी टू समवन इन, है ना, किसी को भेजे, ठीक है। द एक्ट ऑफ मनी दैट इज सेंट टू समबडी इन ऑर्डर टू पे फॉर समथिंग, किसी के लिए, किसी चीज के लिए किसी को पेमेंट करें, दैट इज कॉल्ड रेमिटेंस। तो इंडिया से, इंडिया के लिए हमेशा जो रेमिटेंसेस होते थे ना, वो जुगाड़ होता था ट्रेड सरप्लस के द्वारा। जैसे
अब इंडिया में होम चार्जेस, अब होम चार्जेस से नहीं घबराना है, होम चार्जेस टर्म आपके बुक में यूज किया है। तो होम चार्जेस में कौन कौन हो गए? देसी खर्चे, मतलब इंडिया के खर्चे। अब इंडिया के खर्चे इंडिया से ही पूरे हो जाते थे। कैसे होते थे भाई? ट्रेड सर्प्लस के द्वारा। मान लीजिए इंडिया में जो ब्रिटिशर्स ने जो काम किया 60 सालों तक, 50 सालों तक, 80 सालों तक, तो पेंशन मिलना चाहिए ना उनको, तो कौन देगा? इंडिया से मिलना चाहिए। तो इंडिया से अगर मान लीजिए पेंशन के रूप में 10 लोग 20 लोग जो भी काम किए, अगर उनका 100 करोड़ जाता है तो 100 करोड़ की कमाई हो जानी चाहिए हर महीने ट्रेड सरप्लस के द्वारा। यही नहीं, इंडिया के लिए जो भी कर्जे लिए थे इंडिया के नाम पर, एक्सटर्नल डेट, इनका भी पूरा कैसे होगा? वही ट्रेड सरप्लस से। यहां बिजनेस किए थे तो भाई इससे कुछ घाटा हुआ किसी से, तीसरे कंट्री से, तो मल्टीलैटरल सेटलमेंट सिस्टम के द्वारा, तो वो भी सब होम चार्जेस ये इसको बोलते हैं। ठीक है, तो होम चार्जेस इंक्लूड्स पेंशंस ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर्स हु हैड वर्कड इन आवर कंट्री इंडिया, और एक्सटर्नल डेट, और यू कैन से द लॉस, है ना, वॉट एवर ब्रिटिशर्स गॉट डूइंग द बिजनेस, ठीक है ना, इन आवर कंट्री इंडिया, दैट वाज आल्सो फुलफिल्ड विद द ट्रेड सरप्लस। सो ट्रेड सरप्लस हेल्प टू मेक द पेमेंट, है ना, ट्रेड सरप्लस हेल्प टू मेक द पेमेंट ऑफ द होम चार्जेस, होम चार्जेस को पूरा करने में, यूजिंग प्राइवेट रेमिटेंसेस, रेमिटेंसेस का मतलब मनी दे कर करके। तो दिस मनी, दिस प्राइवेट रेमिटेंसेस कुड बी गॉट, कुड बी अचीव, कुड बी अर्न यूजिंग, है ना, व्हाट, यूजिंग ट्रेड सरप्लस मेथड। ठीक है, तो ट्रेड सरप्लस के द्वारा घाटा नहीं होने दिया था, पूरा कर दिया था इससे। तो इस तरह से ये हमने टॉपिक खत्म कर दिया, इंडियन ट्रेड कॉलोनियलिज्म, द ग्लोबल सिस्टम एंड द ग्लोबल सिस्टम। तो देख लीजिए, इंडिया फिनिश गुड्स खूब बेचा शुरू में, लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर्स का इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ब्रिटिशर्स ने क्या किया? इंपोज कर दिए हेवी टैरिफ। उन्होंने रिक्वेस्ट किया लोकल पीपल ने, बिजनेसमैन ने, कि हमारा बिजनेस बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि इंडिया का गुड्स इतना अच्छे क्वालिटी का है कॉटन की, वो कॉटन टेक्सटाइल आराम से आएंगे और बेच करके चले जाएंगे, हमारा नहीं बिक पाएगा। तो ब्रिटिशर्स ने हेवी टैरिफ लगा दिए, तो इनका गुड्स बिकने से रहा, इंटरनेशनल मार्केट में भी नहीं बिक रहा, क्योंकि वहां भी तो आपको टैरिफ लगा हुआ। जैसे इंडिया से बाहर निकलेंगे टैक्सेस दीजिए हेवी, तो जापान में भी नहीं, कहीं नहीं बेच पाएंगे ना, प्रॉब्लम हो जाएगा। और ब्रिटिशर्स के यहां तो बेच ही नहीं पाएंगे, इंग्लैंड में तो नहीं मानिए। तो क्या बिकेगा? रॉ मटेरियल बिकेगा। हमने बता दिए आंकड़े किस तरह से 1800 में 30%, 1815 में 15%, और 1871 में बिलो 5%, जबकि रॉ मटेरियल बढ़ गया 5 से 35%, 1812 से 1871 तक। सोच लीजिए कितना ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, बिजनेस में रॉ मटेरियल का। तो क्या क्या करते थे एक्सपोर्ट, ये भी हमने जान लिया। हमने जान लिया कि ओपीएम करते थे, और ओपीएम के लिए क्या क्या उपाय लगाए एक्सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि उनको चाहिए था वहां से टी, ब्रिटिशर्स को चाहिए था टी, तो टी का जुगाड़ कैसे होगा? और टी के लिए हमको पे करना पड़ेगा बुलियन। तो बुलियन का जुगाड़ कैसे होगा? बुलियन भाई हम नहीं पे करेंगे, क्योंकि बुलियन पे करेंगे तो हमारा सरकारी खजाना खाली हो जाएगा। शुरू में उनको अंदाजा नहीं था, क्योंकि चाय तो बहुत पसंद किया जाता था ग्रेट ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन में जब चाय बहुत ज्यादा पसंद किया जाता था, तो चाय का बहुत डिमांड था, तो ब्रिटिशर्स कमा रहे थे बिजनेसमैन, है ना, अपने लोगों से। लेकिन प्रॉब्लम था कि यहां जो पेमेंट करना है चाइना को, वो बुलियन में करना है, तो बुलियन नहीं पे करेंगे, और चाइना तैयार नहीं था कुछ भी गुड्स ब्रिटिशर से खरीदने के लिए। तो इन्होंने क्या किया? स्मगल करना शुरू कर दिया। क्या स्मगल करना शुरू कर दिया? वहां स्मगल करना शुरू कर दिया आपका, वहां पर वो ओपीएम, ये इंटॉक्सिकेटिंग, है ना, स्टफ है, तो ये स्मगल करना शुरू कर दिया। बंगाल में उपजाते और चाइना को एक्सपोर्ट करते, स्मगल करते, वहां से चाइनीज करेंसी लेते और इसको यूज करके वहां से वापस अपना आराम से पैसा का यूज करते हैं। पैसा आ जाता तो आराम से चाइनीज करेंसी आ गया तो टी खरीद लेते, और इंडिया में, सॉरी ब्रिटेन में आराम से चाय बेच रहे। तो इनको चाय आराम से, और चाइना को ओपीएम पिला के बर्बाद कर रहे थे। ठीक है, इस तरह से अपने खूब कमा रहे हैं, काम होते जा रहा है ना, बाहर में जनता अपना काम बनता, और क्या यही है। तो इस तरह से यहां पर वो मेथड अंग्रेजों ने लगाया, अपना काम किया। फिर हमने आगे और भी देखा कि भाई इंडिया का एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल का था, कॉटन का था, इंडिगो का था, ओपीएम का था, और भी चीजें हमने फिर बात की। इंडिया के साथ ट्रेड सरप्लस था, ग्रेट ब्रिटेन का नहीं, ट्रेड सरप्लस था, आपको होगा याद। ट्रेड सरप्लस किसे कहते हैं हमने ये भी बताया। फिर हमने क्या बताया? मल्टीलैटरल सेटलमेंट सिस्टम क्या है ये बताया हमने, कैसे फंक्शन करता है। एक कंट्री का घाटा दूसरे कंट्री के साथ, है ना, जो होता है वो पूरा किया सकता है ट्रेड सरप्लस के द्वारा तीसरे कंट्री से। जैसे इंडिया से ट्रेड सरप्लस कर करके जापान से जो हमारा घाटा हो वो हम पूरा कर लिए। ये हम एग्जांपल दिए, किसी भी कंट्री के साथ हो सकता था ब्रिटेन का घाटा, ठीक है, तो वो पूरा करते थे इंडिया से। और आगे भी हमने बताया, और क्या बताया? और हमने बताया कि प्राइवेट रेमिटेंसेस पे किया जाता था।
किसके द्वारा? तो होम चार्जेस के लिए पे किया जाता था, जैसे जो एक्सटर्नल डेट है इंडिया के ऊपर, पेंशन है, और भी जो घाटा है, तो वो सब ट्रेड सरप्लस करके इंडिया से वो होम चार्जेस का पेमेंट किया जाता। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर, ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, ठीक है। और कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा, ठीक है। और जो भी बच्चे सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, अभी और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आएंगे। अभी तो बहुत ही जल्दी इंग्लिश ग्रामर भी इंट्रोड्यूस करेंगे, बहुत ही जल्दी, ये दोनों चैप्टर खत्म होने के बाद। हाँ, आप में से कोई भी अगर हमारे ऑनलाइन क्लास को या ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन करना होगा तो हमारे नंबर पर मुझे कॉल करें या व्हाट्सएप करें। मेरा नंबर है 9334697300, ठीक है। ये हमारा नंबर है और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अब तो साउंड क्वालिटी भाग गया, अब वो दिक्कत नहीं है, साउंड क्वालिटी का प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया, क्योंकि अब साउंड अच्छा आना चाहिए। देखते हैं आप लोग का फीडबैक कैसा आता है। साउंड के बारे में ज़रूर बताइएगा और कंटेंट्स के बारे में तो बताइएगा ही बताइएगा। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। अगर आपको प्रॉब्लम है तो मेरे से सवाल कीजिए, और बच्चे जो सवाल भेजते हैं मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। तो कमेंट करते रहिए और मुझे इनकरेज करते रहिए अच्छे अच्छे वीडियो, ताकि हम लाते रहें, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी इसके कंटिन्यू करेंगे, और नहीं तो ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हम सिविक्स का खत्म कर देंगे। सिविक्स अगले वीडियो में, है ना, नेक्स्ट वीडियो हम सिविक्स का शुरू करते हैं ताकि हमारा खत्म हो जाए चैप्टर 1। फिर ये हम हिस्ट्री को लगातार करते रहेंगे, खत्म कर करके फिर हम आगे के वीडियोस और अपलोड करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करने की कोशिश करें और लाइक करें, ठीक है, ताकि हमको हौसला मिलते रहे और मुझे लगे कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, मुझे और ज़्यादा वीडियो बनानी चाहिए। क्योंकि जब देखिए, जब सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं, तो मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होता है। मुझे लगता है अब क्या करें यार, मैं क्या करूं। तो खैर कोशिश करते हैं अपनी तरफ से अच्छे वीडियो बनाने की, और ताकि आपको भी पसंद आए। मेरे स्टूडेंट्स ही मेरा स्ट्रेंथ है। अगर मेरे बच्चे पसंद नहीं करते हैं मुझे, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हर आदमी के लिए उसके स्टूडेंट्स सब कुछ होते हैं, और मेरे बच्चे ही मुझे आगे बढ़ा सकते हैं। तो ठीक है, बहुत ही जल्दी आपसे मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय।